दिखाऊंगा। यहां देखिए, भारत पास करना चाह रहा है कुछ बिल जिनके साथ खड़े हुए विदेशी पावरें, क्योंकि भारत मजबूत नहीं होना चाहिए प्यारे भाई। 100 साल पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। आपको क्या लगता है, अमेरिका को हटा दीजिए साइड में, जो दुनिया का शहंशाह बनता है, क्या पूरे विश्व में कोई माई का लाल पैदा है जो भारत को टच कर जाए? है कोई नहीं है। लेकिन पीछे के रास्ते से सारे के सारे लगे हुए हैं अमेरिका के साथ मिलकर। दिखाऊंगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं भावनाओं में, मैं तो सबूत लाता हूं, आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहले डीलिमिटेशन बिल, यह बिल आ सकता है 100% इन्हीं 3 दिन में। और क्या होगा, तुरंत लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे और यह कानून बन जाएगा। इन 3 दिनों में आप बहुत बड़ा ऐतिहासिक कुछ देखेंगे भारत के अंदर मेरे जाबाज। दूसरा, यह विमेन रिजर्वेशन बिल जो अटका दिया गया था, जो पास नहीं होने दिया अपोजिशन ने, आप कहेंगे सर इसमें क्या है? देखिए, इसमें परिसीमन होगा, ध्यान रखना। और इसमें क्या होगा, इसमें 33% रिजर्व सीटें रहेगी सभी महिलाओं के लिए। कहां? संसद में भी, दोनों सदनों में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी, और दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, सब जगह 33% का रिजर्वेशन, जो कि रोक दिया गया है। वैसे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वैसे इस बिल को रोका हुआ है, लेकिन इन दोनों से भी तगड़ी अगर कोई चीज आ रही है तो वो आपको पता है क्या है, और वो है कि मैं अकेला खड़ा हूं। आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा, बहुत तगड़ा प्रेशर है। कहा है कि या तो इसको वापस ले लो और या फिर इसको जेपीसी को भेजो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, कि इसमें संशोधन करे, वरना भारत में बहुत कुछ हो जाएगा। एक अकेला आदमी ये छाती अड़ा के खड़ा हुआ है कि भारत की अखंडता के लिए चाहे जो करना पड़े, यह बिल तो पास होकर रहेगा। बताइएगा कमेंट में, एक कमेंट तो मैं आपसे मांग सकता हूं मेरे जाबाज, कि बताना कमेंट में, क्या भारत के हित के लिए यह स्टैंड जरूरी है या नहीं? भारत में जितने दंगे, बम विस्फोट और यहां पर जो सांप कुंडली मार के पनप रहे हैं, क्या उनको खत्म करना जरूरी है कि नहीं? आप बताना, मैं आप पर छोड़ता हूं यह फैसला। लेकिन अब आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपने पहले नहीं कनेक्ट की हो, किसी ने नहीं। चैलेंज करता हूं इस बात का। देखिएगा जरा, ये आदमी ने हम पर टैरिफ लगाया, और इसने जो टैरिफ लगाकर पैसा लिया भारत से, इसके सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दिया कि तुझे पैसा वापस करना पड़ेगा भारत का, गलत टैरिफ लगाया तूने। लेकिन अब कुछ और देखने को मिल रहा है, आप समझ के चलना। देखिए, जियो पॉलिटिक्स से कनेक्ट करना मेरे जाबाज, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि सर हमारी समझ में आ गया कि क्या मंसूबा चल रहा है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने, इसी के सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया और कहा है गलत पैसा लिया है, यह टैरिफ गलत था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। मैं दिखा रहा हूं आपको, हर चीज दिखाता हुआ चलूंगा मैं आपको, देखना। होम मिनिस्टर लॉन्चेस द एफसीआरए बिल एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 16,000 एनजीओ रिसीव अराउंड 22,000 करोड़ पैसा बाहर से। और यह कहा है हाई लेवल मीटिंग के बाद कि हमको धमकी आ रही है, हमको खूब सप्रेशन आ रहा है, पूरा प्रेशर है। मिजोरम में आंदोलन का प्रेशर है, केरला में आंदोलन का प्रेशर है, नागालैंड में आंदोलन का प्रेशर है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रेशर ही प्रेशर है। और हमको कहा जा रहा है कि या तो इस बिल को वापस ले लो या जेपीसी से इसमें से प्रावधान हटवा दो। मेरा भाई, आपको एक बात बताऊं, आप थूक देंगे अमेरिका के ऊपर, मैं आपको यह बात बता दूंगा तो, कि यही सेम एफसीआरए कानून अमेरिका भी चलाता है। उसके यहां ये सारे प्रोविजन है जो यहां भारत ला रहा है। यूके भी चलाता है, उसके यहां सारे प्रोविजन है। ध्यान रखना प्यारे भाई, यूरोप में कम से कम 8 से 10 देशों में यह प्रावधान है कि ऐसा पैसा बाहर से नहीं आएगा। तो क्यों भारत में यह प्रावधान ना हो, लिख दीजिए। लेकिन भारत के कुछ लोगों का पैसा रुक जाएगा तो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए अपने ही देश के खिलाफ सांप बनकर डसने के लिए खड़े हो चुके हैं। लेकिन भारत की जनता अब जागरूक है। लिखिएगा कमेंट में, भारत की जनता जागरूक है कि नहीं प्यारे भाई? क्योंकि अभी डोभाल साहब ने कहा है, द यूथ ऑफ द नेशन शुड कंसीडर द नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट ओवर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। अपने पर्सनल बेनिफिट्स के ऊपर भारत की अखंडता और सुरक्षा को भारत का यूथ ऊपर रखता है। ये उन्होंने मैसेज दिया है। यह आदमी अडिग है, कह रहा है एफसीआरए वापस नहीं करूंगा। अब कहानी सुनिएगा। यह एक आदमी है जिसकी हत्या कर दी, ट्रंप का बहुत खास है, विशेष, इसकी हत्या कर दी गई है। और पता नहीं कैसे हत्या करी है। इसने 500% का टैरिफ लगाया था रशिया के ऊपर, कि रशिया से अगर कोई तेल खरीदेगा तो 500% का टैरिफ देना होगा। उसमें भारत भी था, चीन भी था, और अचानक से इसकी हत्या कर दी जाती है। बताया नहीं कारण कैसे हत्या हुई है इसकी, हमको क्या पता कैसे हुई है। हुआ होगा कुछ, हार्ट फेल हो गया होगा। लेकिन इसी आदमी के नाम से बिल आ रहा है, ग्राहम बेल, ये जो लिंडसे ग्राहम है, इसके नाम से ही बिल आ रहा है, इसी ने प्रपोज किया था। और अब क्या आ रहा है कि 100% टैरिफ लगेगा किस पे? जो रूस से तेल खरीदता है। आप समझ रहे हो, जैसे भारत मान लीजिए $1,000 का तेल खरीद रहा है रूस से, तो भारत को उसी तेल के लिए अब $2,000 देने पड़ेंगे। ये टैरिफ है हमारे ऊपर। हम $1,00,000 का तेल खरीदते हैं तो उसी सेम तेल के लिए हमें $2,00,000 पे करना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर टैरिफ जाने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा क्या? अरे मेरे प्यारे भाई, यही तो भारत की जनसंख्या को जागरूक करना चाहता हूं मैं।
वरना मेरा कोई मकसद नहीं छुपा इसमें। देखिए, यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने ट्रंप को बोला था कि भारत के पैसे वापस करो, ये टैरिफ गलत है। लेकिन अब ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सीनेट में क्या हुआ है, लॉ पारित हो गया है और सीनेट में 100 सांसद हैं और 100 में से लगभग 83 लोगों ने कहा है कि बिल पारित कीजिए। अब उसमें इसके लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, इसमें दूसरी पार्टी के भी सांसद हैं और ट्रंप के भी सांसद हैं। लेकिन देखिए, 100 में से 83 लोग कह रहे हैं कि यह बिल पारित होना चाहिए, क्योंकि उनकी कौन सी पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा की पॉलिसी है। लेकिन भारत कहता है कि भारत ग्रेट अगेन, तो भारत के लिए यह पॉलिसी ये नहीं चलने देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भारत सिर्फ एक चीज में चूक रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, यह बात और कोई नहीं बता पाया होगा। सिर्फ एक चीज में चूक रहा है, ओनली वन, और वो है मेरे प्यारे भाई तेल। और भारत में जो पार्टियां हैं वो तेल पर इतना दंगा क्यों कर रही हैं, ये आप समझना। क्योंकि भारत चाहता है कि अगर हमें तेल की आपूर्ति हो जाए तो कोई माइक हलाल पैदा नहीं है जो भारत पर प्रेशर बना सके। लेकिन तेल के लिए ईरान को बर्बाद कर दिया इसी अमेरिका ने, इसी ट्रंप ने, कि मेरा तेल बिके। अब ये रूस को बर्बाद कर रहा है कि रूस का तेल ना बिके, मेरा तेल बिके। आप बताइए, अमेरिका से तेल लेने कौन जाएगा? या तो अपने बगल ईरान से लेगा, या रूस से लेगा, या यूरोपिया में कहीं भी, गल्फ नेशन में, यूएई, कतर, बहरीन, कहीं ना कहीं से तेल ले लेगा। वहां अमेरिका क्यों जाएगा? तो वो क्या चाह रहा है कि ये मामला खत्म हो जाए तेल का, और तेल में बेचू। ध्यान रखना, जिसके पास तेल है उसके पास सोकर पैसा आता है, वो सो जाता है और पैसा आता है उस पर। और भारत के पास बस यही एक कमी रह रही है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास वो संसाधन है, बट प्रॉब्लम यह है कि वहां पर सीआईए के एजेंट, आपने देखा होगा कितने पकड़े जा रहे घूम रहे हैं। भारत को वो तेल निकालने नहीं देना चाहते कि अगर तेल इसको मिल गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी दुनिया में, इसके अलावा दूसरा कोई वर्चस्व नहीं बचेगा। आप भारत की पावर को समझिए। जो देशभक्त होते हैं वो अपने राष्ट्र की, मातृभूमि की पावर को समझते हैं। जो दलाल है, जो दूसरे देश के नाम पर भारत में बैठा है, वो इस बात को नहीं समझेगा कभी। वो तो भड़काएगा, वो तो लोगों को तेल के ऊपर रोड पर बिला लेगा। ध्यान रखना प्यारे जाबाज, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि दूसरी पार्टियां तेल पर इतना दंगा क्यों कर रही। क्यों? ट्रंप ने 100% का टैरिफ लगा देगा, तेल हमें मिलेगा नहीं, और यहां लोगों को तेल चाहिए होगा, और E20 का तेल बंद करा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो अभी जंतर मंतर पर पार्लियामेंट जाकर हुआ था। यह जियोपॉलिटिक्स है, यह आपको कनेक्ट करनी होगी। और ध्यान रखना, भारत की जनता से ज्यादा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं है, वे जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं तो इशारा करूंगा, समझना आपको है जाबाज। देखिएगा एक बार, यही अब इनको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बिल पास होगा, और पास हो गया है बिल, केवल साइन होने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा और प्रेसिडेंट के साइन होंगे। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। धड़ाक से, अरे वो तो बिल ही बनवा रहा है तो साइन तो कर ही देगा। तो यह टैरिफ भारत पर इंपोज हो रहा है। अब आपको बताता हूं, देखिए सिंगापुर का यह एम्बेसडर क्या कहता है कि 100 साल पहले भारत गुलाम था, किसका? अंग्रेजों का। लेकिन और अंग्रेजों की जो इकोनॉमी थी वो 3.5 गुना ज्यादा थी भारत से। और आज भारत को आजाद हुए 100 साल नहीं हुए, भारत की इकोनॉमी इतनी ही ज्यादा है, किससे? अंग्रेजों से। इतने 200-400 साल की गुलामी के बाद तो भारत से तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है? सिंगापुर का एम्बेसडर बोल रहा है। इस बात से धब हो रही है कहां? वेस्टर्न नेशन की। ये साले इतने दिमागदार बंदे आ कहां से रहे यहां? हम पहले भी विश्वगुरु थे, बीच में हम पर हमले हुए, बीच में अंग्रेजों ने हम पर आए, मुगल आए, कई बार भारत को लूटा गया, उसके बावजूद हम, अरे कहते हैं ना कि पैसा ही तो ले जाएगा, दिमाग थोड़ी ले जाएगा। तो भारत की तो मिट्टी में इंटेलेक्ट है। प्यारे जाबाज, एक बात ध्यान रखना, यह आदमी कह रहा है कि 2047 का लक्ष्य है भारत का डेवलप्ड का। अगर 2047 तक भारत ऐसे ही चलता रहा तो 4 गुना से 10 गुना हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। किससे? इन्हीं अंग्रेजों से जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया है। तो क्या अंग्रेज चाहते हैं क्या भारत बढ़े? नहीं। तो वे डायरेक्ट हमसे नहीं आ सकते क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे नीचे है, इसलिए वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स को कनेक्ट करना जाबाज। ये देखिए, ये मणिशंकर अय्यर है, मैं आपको हिपोक्रेसी दिखाता हूं, दोगलापन। ये मणिशंकर अय्यर है, 2005 का, इसी पार्लियामेंट का भाषण है। ये क्या कहते हैं कि हम इथेनॉल यूज करेंगे तेल में, क्योंकि इथेनॉल एक रेजिडुअल ऑयल है, और रेजिडुअल ऑयल हम अभी भी रेजिडुअल ऑयल यूज करते हैं। ये इन्हीं का स्टेटमेंट है, कांग्रेस के मंत्री हैं, और आज ये धरना दे रहे हैं रोड पर इसी इथेनॉल के खिलाफ। मंसूबे आप जानेंगे, अंदर रिसर्च करेंगे, गहराई में जाएंगे तो सब कुछ क्लैरिफाई होगा मेरे प्यारे भाई। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, ये अमेरिका की कहानी मैंने आपको बताई, ये हमारे एफसीआरए की कहानी बताई कि जो 11 से और 13 के बीच में पास होगा। लिखिए 100% पास होगा। हमें चाहे जो, मैं तो कहता हूं स्पीकर महोदय को भी कि जब आपको लगे कि जानबूझकर दंगा किया जा रहा है संसद में और ये जो विपक्षी लोग हैं वो पास नहीं होने देना चाहते इस लॉ को, डिस्क्वालीफाई करिए, इस बिल को पास कराइए, कानून बनाइए, बात खत्म। हमको बाहर का दलाली का पैसा नहीं चाहिए भारत को तोड़ने के लिए, हमको यहां कन्वर्जन के रैकेट नहीं चाहिए। करिए। और कोई अगर ऐसा नहीं है कि आप पर अभी इल्जाम नहीं लग रहे, इल्जाम तो आप पर अब भी लगते हैं कि तानाशाह हो गए, मार दिया, ये कर दिया, धमाका फलाना। जब ये लॉ आ जाएगा, बाहर का पैसा बंद हो जाएगा,
तो ये जितने भी ये जो बरसाती मेढक हैं, ये अपने आप समझ जाएंगे कि मातृभूमि कहां जा रही है। जब हमारे यहां लोग आएंगे, हमसे पूछेंगे, परमिशन लेंगे, हमारी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। मेटा की फेसबुक की रील हटाना तो बहुत दूर की बात है मेरे प्यारे भाई, पत्ता नहीं हिलेगा भारत की इजाजत के बिना। यह भारत का वर्चस्व। देखिए, अंकारा, जेद्दाह और इस्लामाबाद, सऊदी, टर्की एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान की जन्म जन्मांतर की आदत है। मैं तो कहता हूं इनको अब की बार पीटेंगे ना तो सालों से वो पैसे भी मांगो जो हमने 65 करोड़ रुपए इनको आजादी के टाइम पर दिए थे। मांगो अपने पैसे वापस। लिखना कमेंट में वो पैसे वापस चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन इन पे तो 65,000 नहीं है, 65 करोड़ कहां से देंगे? तो फिर नहीं दे सकता तो चुप बैठ, चुप बैठ। भारत के खिलाफ कोई साजिश मत कर। अब ये जो एक ट्रायंगल बना है, इसको इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। देखना जरा एक बार प्यारे जाबाज, आपको दिखा रहा हूं। इस्लामिक नाटो में टर्की, सऊदी और पाकिस्तान। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? ये तीनों देशों ने मिलकर 3 चीजें चलाई हैं और तीनों मिलकर एक इस्लामिक नाटो तैयार किया। धीरे धीरे इसमें ग्रुप जुड़ेंगे। अब आपको बताता हूं, देखिएगा जरा एक बार। यहां देखिए, ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि सऊदी अरबिया, टर्की एंड पाकिस्तान हैव ऑफिशियली साइंड द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। प्यारे भाई देखना एक बार, इनमें कौन क्या क्या दे रहा है। यहां पाकिस्तान जो दे रहा है मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा एक बार। पाकिस्तान ने कहा है मेरी आर्मी और न्यूक्लियर बॉम्ब ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। आर्मी भूखी है, कम से कम इनके साथ मिल जाएगी तो रोटी मिल जाएगी। और न्यूक्लियर बॉम्ब जो आज तक चला नहीं है, मिसयूज है, इनको चलाना भी नहीं आता, बस है। इसके बहाने ये पहला साथी है इनका। दूसरा साथी ये है, ये टर्की कहता है प्यारे भाई कि कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैं प्रोवाइड करूंगा टर्की की तरफ से, जैसे ड्रोन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, फाइटर जेट हो गया, सब कुछ ये मैं प्रोवाइड करूंगा। ये कौन कर रहा है? टर्की। और सऊदी क्या कह रहा है कि पैसा और तेल मैं दूंगा। ये इस्लामिक नाटो है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के साथ अगर कोई संबंध बना रहा है तो क्या वो भारत का बहुत हितैषी है? क्या नहीं। और जब आप ताकतवर होते हैं तो आपके दुश्मन पैदा होते हैं, क्योंकि फट 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 हो रही होती है। ध्यान रखिएगा। तो यहां ये क्या कह रहा है? पैसा और तेल मैं दूंगा, टेक्नोलॉजी मैं दूंगा और भाड़े के टट्टू, किराए के टट्टू मैं प्रोवाइड कराऊंगा न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ। ये इस्लामिक नाटो है। आपको बता रहा हूं, देखते चलिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ एक चीज है, और द ओनली थिंग पाकिस्तान हैज लेफ्ट इट्स बैटल हार्डन्ड आर्मी एंड मोस्ट क्रिटिकल इट्स न्यूक्लियर डिटरेंट अम्ब्रेला। हमारे पास परमाणु है। उल्लू के पट्टे। यहां देखिए, सऊदी कह रहा है हमारे पास मैसिव फाइनेंशियल कैपिटल और फंड है, लीजिए कितना पैसा चाहिए। टर्की क्या कह रहा है? अर्दोगन कहता है हमारे पास नाटो स्टैंडर्ड के एयरस्पेस टेक्नोलॉजी और फेमस बरख्तियार हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी, सब कुछ टेक्नोलॉजी में हमारे पास है। ये एक अलायंस बन रहा है। अब क्या कहेंगे आप कि जब पाकिस्तान को भारत ठोकेगा तो क्या ये लोग बीच में नहीं आएंगे? क्या, मुझे तो नहीं लगता ये आएंगे। अगर इनकी मौत आ रही होगी तो आएंगे, वरना भारत से टकराने की हर किसी की हैसियत अभी है नहीं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। रिप्लाई क्या है इंडिया का? अब इन्होंने तो एक संघ बना लिया, तो इंडिया का रिप्लाई भी तो कुछ होगा। हाँ, है ना। देखिए, इंडिया का रिप्लाई है ये। इजराइल ने कहा है कि आधी रात घर के भीतर, घर के बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, समंदर में, धरती पर, कहीं भी भारत एक बार बोल दे कि ठोको तो ठोकेंगे। यह भारत का पहला एलएसी। ये जवाब बता रहा हूं आपको इजराइल के साथ। भारत कहेगा हथियार भारत में बनाने बनेंगे, फैक्ट्री लगेगी। भारत कहता है यहां पर हमारी मिसाइलें बनेंगी, बनेंगी, भारत कह रहा है। और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट अलाई का डिक्लेरेशन साइन हुआ है भारत इजराइल के बीच में, यह हमारा बता। दूसरी बात, भारत का सिर्फ इजराइल के साथ है क्या? नहीं, भारत का ग्रीस के साथ, ध्यान रखना प्यारे भाई, और यूएई के साथ। गल्फ में भारत, यूएई, इजराइल और ग्रीस, इन चारों का कॉरिडोर बन रहा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, आ जाओ बनाओ नाटो। समझ गए प्यारे भाई? क्लियर रखना बात को, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप चीजों को जोड़ के रखें। थोड़ा आंदोलन पे बात कर लूं क्या, आपकी इजाजत हो तो? ये वही आंदोलन है प्यारे भाई। इन लोगों ने दिखाया झारखंड में आंदोलन होता क्या है। ना एक भी देश विरोधी नारा, ना मातृभूमि के खिलाफ एक शब्द, और उनका सीधा प्रहार था उस सरकार के ऊपर जिसमें पेपर लीक हुआ, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जंतर मंतर से कि अब अगर वो मंत्री हटाया जा सकता है तो ये भी हटना चाहिए। ये औरत क्या करती है? इसका बाप इससे 10 साल से बात नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि बाप आर्मी में है, मातृभूमि की कीमत जानता है और कहता है कि तू देशद्रोही है, इसलिए इससे बात नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है, इसने कहा है ये। अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आई जंतर मंतर पर, तो इसने कहा कि रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन ये अगर झारखंड के उसमें गई है प्रोटेस्ट में, तो वहां कह रही है जेएमएम कांग्रेस गवर्नमेंट से प्लीज रिक्वेस्ट है कि एग्जाम दोबारा करवा दीजिए, रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही एक आदमी ने धड़ाक से काली इंक फेंक दी कि भाग यहां से, भगाया इसको। और सारे के सारे जो वहां प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं झारखंड में, उन्होंने चैलेंज कर दिया कि एक भी एंटी नेशनल एलिमेंट दिखना नहीं चाहिए। इस आंदोलन को हम हाईजैक नहीं होने देंगे। जैसे जंतर मंतर पर हाईजैक था आंदोलन, उसमें देश विरोधी तत्व मिले हुए थे, 3000 से ज्यादा क्रिमिनल मिले हुए थे, विदेशी फंडिंग मिली हुई थी। मना कर दिया साहब, ऐसे होते हैं देश प्रेमी, यही होते हैं डेमोक्रेसी में आंदोलन, कि आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ मत करिए, सरकारों को जिम्मेदार ठहराइए। आपके आंदोलन में 3-3 हजार क्रिमिनल
देश की सुरक्षा से खिलवाड़। आपको अभी एक फोटो दिखाऊंगा मेरे दोस्त, प्रूफ लेकर आया हूं। और यहां वो आदमी शामिल था जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। वो कौन है? वो सरगना है उत्तर प्रदेश का। वो 2017 में जैसे ही सरकार आई है वो भाग गया वहां से, और उसका जो सरदार था मुकीम खान, उसको ठोक दिया था योगी जी ने 2021 में भी, और इसको ठोक दिया 5 अगस्त को। क्यों? क्योंकि जो फेस सर्विलेंस की गाड़ी लगी हुई थी दिल्ली पुलिस की, उसमें वो डिटेक्ट हो गया। और वो यूपी का सरगना है। वो एक ऐसा आदमी है कि जिसकी वजह से कैरेना में पत्ते जल जाते थे। ठोक दिया 5 तारीख को। उन्होंने कहा फेस रिकॉग्निशन करो, इसको गिरफ्तार करो, इधर ले जाओ उधर ले जाओ। ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है। खत्म करो इसको जेल में रखेंगे, ये जेल से भी यही काम करेगा। प्यारे भाई ध्यान रखना। तो इसको तो अपना स्वाद दे दिया। यहां देखिए, इन लोगों को मना कर दिया क्लियर, नो एंट्री फॉर नेहा बोरा और एंटी नेशनल एक्टिविटीज, मना कर दिया। अब कहते थे योगी जी केवल एनकाउंटर करा रहे, क्या विकास नहीं करा रहे? आपको एक बात बताऊं, सिकोहाबाद से मेरा बहुत संबंध है। मैं वहां कई वर्षों तक रहा हूं सिकोहाबाद में। उसके जस्ट बगल में एक जिला है फिरोजाबाद। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यह है फिरोजाबाद। और उस वक्त पर लगभग 2012 के वक्त पर इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस बोल रहा हूं, फिरोजाबाद को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। ऐसा माहौल था वहां का। और वहां इतनी फैक्ट्रियां, कांच की फैक्ट्री है, बल्ब की, चूड़ियों की, बहुत फेमस है वो जगह। लेकिन मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां गुंडे रहते हैं। आज वे गुंडे भी खत्म हैं। आज उनके लिए सौगात गई है यूपी सरकार की तरफ से 658 करोड़ की। तो हम केवल गुंडों का नाश नहीं करेंगे, भारत की सरकार उनको एम्पावर भी करेगी, उनका प्रोत्साहन भी करेगी। देखिए ये वही फिरोजाबाद है, इसकी शक्ल बदलने वाली है। इन लोगों से, आप नॉर्मल लोगों से पूछे, जाकर कह रहे हैं कि बदल गया उत्तर प्रदेश। ये जो यहां होता है ना, हरियाणा में कल गोली चली है, खुले में फायर हुए 30 फायर। दिल्ली में देखिए, गुड़गांव देखिए कि अगर कुछ हो रहा है तो हर आदमी नीचे एक कमेंट लिखता है कि अच्छा हुआ यहां किया, गलती से यूपी में कर देते तो अब तक हिसाब हो गया होता। लिखना कमेंट में गलत कह रहा हूं क्या? यह सच्चाई है, यही शासन होता है। प्यारे भाई ध्यान रखना, हमने एफसीआरए पर जवाब दे दिया है। आप क्या समझ रहे हो हमने अमेरिका को जवाब नहीं दिया? एफसीआरए पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दे दिया है कि यह हमारा इंटरनल मैटर है और यह कानून आपके यहां भी चलता है। तो हम कोई कानून लागू कर रहे हैं तो ज्यादा होशियारी फेंकने की जरूरत नहीं है। इधर औकात में रहिए इकट्ठे, और कोट्स अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, तो उतनी ही चादर संभालिए जितने लंबे आपके पैर हैं, बहुत ज्यादा मत फेंकिए। और भारत का स्टैंड है ये। मैं आपको भारत का नेशनल कमिटमेंट भी बता देता हूं, एक बार आपको पता चल जाएगा। देखिए इसके खिलाफ क्रिश्चियन मिशनरीज तैयार है, केरला में, तमिलनाडु में, मिजोरम में, नागालैंड में। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर प्यारे भाई, ये पीओके है। पीओके का इल्जाम भारत के ऊपर आ रहा है। और जब भारत से पूछा गया तो देखिए जयशंकर साहब क्या कहते हैं। ये शेर दहाड़कर कहता है कि पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज आवर नेशनल कमिटमेंट। ये हमारा राष्ट्रीय वादा है कि पीओके भारत का हिस्सा है, ये आएगा। अरे कोई बोल के दिखाए ना, ऐसे घुमा फिरा के लोटपोट बातें करते हैं और फिर कहते हैं हम भारत को आगे ले जाएंगे। नहीं, क्लियर कट विजन इज क्लियर दैट पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर गोइंग टू टेक इट। ये मेरे दोस्त, ये हमको भारतीयों को समझाने की जरूरत है। अब इसने डिक्लेयर कर दिया कि जो पीओके की जनता है वो भारत की ही जनता है, क्योंकि जैसे भारत हमारे दुश्मनी है वैसे पीओके के लोग भी हमारे दुश्मन ही हैं। यही तो हम बोल रहे हैं कि पीओके खुद आएगा, हमको जाने की जरूरत नहीं है। राजनाथ जी ने बोला है, यही हमको समझ के रखना है। इस आदमी का नाम तो आपने सुना होगा, तुकाराम मुंडे। यह आदमी नहीं है, यह आंधी है। इसको कोर्ट के जज साहब कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं तुम केवल प्राइवेट कंपनियों पर ही छापा मार रहे हो, किसी सरकारी को भी तो पकड़ो। इसने ने कहा कि जय हिंद वंदे मातरम, और ये तुरंत वहां से बाहर निकलकर कोर्ट की कैंटीन में ही चले गए और कोर्ट की कैंटीन फर्जी निकली और ताला मार दिया। जय हिंद वंदे मातरम लिखना प्यारे भाई, ऐसे लोगों की जरूरत है और ऐसे आदमियों को सपोर्ट करना चाहिए सरकार को फुल प्रूफ। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र तुकाराम मुंडे को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की भारत में जरूरत है। अब ये सूरत बदलनी चाहिए, बहुत हो गया यार। अब ये कुछ सब कुछ बदलना चाहिए। अब ये